गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परमाणु संरचना का नेक्स्ट टॉपिक नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर ने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। स्थायी वृत्ताकार मार्ग की बात की उन्होंने, ये स्थायी शब्द का प्रयोग किया, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ स्थायी का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की ऊर्जा व कोणीय संवेग नियत होता है। अब कोणीय संवेग कितना होता है? कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr = nh/2π। यहाँ n कक्षा की संख्या है और h प्लैंक का स्थिरांक है, जिसका मान 6.67 × 10⁻³ जूल × सेकेंड होता है। ये h की वैल्यू है प्लैंक स्थिरांक की, जबकि n नंबर है। ये पहली कक्षा के लिए n = 1, दूसरी कक्षा के लिए n = 2, तीसरी कक्षा के लिए n = 3 एंड सो ऑन। यदि हम पहली कक्षा के लिए बात करें तो mvr का मान कितना हो जाएगा? n की जगह आप 1 रख देंगे तो h/2π। दूसरी कक्षा के लिए mvr का मान कितना होगा? यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, h/π। और तीसरी कक्षा के लिए mvr बराबर n की जगह 3 रख देंगे तो 3h/2π। ये इस तरह से इनके कोणीय संवेग होंगे। पहली कक्षा का हमेशा h/2π रहेगा, दूसरी कक्षा का h/π और तीसरी कक्षा का 3h/2π। यहाँ कोणीय संवेग इसलिए नियत रहता है क्योंकि जो वृत्ताकार मार्ग हैं उनकी जो त्रिज्या है वो नियत रहती है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। जो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है उसकी जो ऊर्जा का सूत्र है वो E = -13.6 × Z² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का सूत्र है, ऊर्जा का सूत्र है। यहाँ Z परमाणु क्रमांक है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। जैसे आपके हाइड्रोजन के लिए Z कितना होगा? 1, हीलियम के लिए कितना होगा? 2। इसी तरह से N क्या है? N आपको बता ही चुकी हूँ, कक्षा की संख्या, पहली कक्षा दूसरी कक्षा जो भी है। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें और उसके लिए हम E की गणना करें हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो जब N = 1 है तब E कितना होगा? यहाँ पर देखिए -13.6 और हाइड्रोजन के लिए Z = 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे n। आप पहली कक्षा ही ले रहे हैं तो n बराबर भी 1 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि आप n = 2 लेंगे तो E बराबर इसके कितना हो जाएगा? -13.6। Z आपका हाइड्रोजन के लिए 1 ही है, Z² बटा n के लिए आप 2 स्क्वायर, क्योंकि आपने n = 2 लिया है। तो E बराबर -13.6 × 1²/4। तो आप 13.6 / 4 करते हैं तो 4 4 × 12 का 2 हासिल 1 और 4 × 16 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर दें, इसको E2 से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक इसी तरह से E3 और E4 की कैलकुलेशन करें। E3 = कितना हो जाएगा? -13.6, Z² वही रहेगा, n की जगह आप 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? -13.6, 3 × 3 यानी 9। तो -13.6 में हम 9 का भाग लगाएंगे तो 9 × 9 बचे 4, 4 में 6 लगाए तो 46, 9 × 5 = 45, बच गया 1 और 1 के आगे 0 तो 9 × 9 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ माइनस ज़रूर लगाना है। अब हम E4 की गणना करते हैं। E4 = यहाँ पर -13.6 × 1², 4 का स्क्वायर -13.6
बटा 16, है ना। तो ये आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब हम लेकिन इनफाइनाइट में बात करें, ई अनंत पर, तो अनंत पर जो एनर्जी आएगी वो यहाँ आप एन की जगह 0 रखेंगे, एन की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो ई इनफाइनाइट जो आपका आएगा 0 आएगा। इसका मतलब हम जैसे जैसे नाभिक से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए आप, यहाँ पर -0.6 था, यहाँ -3.4, यहाँ -1.51, यानी माइनस में मान कम हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, ऊर्जा क्या होती है, नाभिक से दूर जाने पर जो ऊर्जा है वो बढ़ती है ना। तो यदि हम कहें कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो आप कह सकती हैं कि ई इनफाइनाइट की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे जो भी नंबर हैं, फिर E4, E3, E2, E1, इस तरह से आप ऊर्जा के क्रम को बता सकते हैं। फिर रदरफोर्ड का जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो नाभिक के आकर्षण के कारण वह नाभिक में क्यों नहीं गिर जाता, उसकी ऊर्जा में कमी क्यों नहीं होती। इसका उत्तर ये है कि जिसको कि नील बोर्स ने समझाया कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, एक तो अपकेंद्रीय बल और अंदर की ओर, नाभिक के अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल। ये दोनों बल जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल हैं, ये परिमाण में बराबर होते हैं किंतु इनकी दिशा विपरीत होती है। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो Z² बटा R² निकाला गया, और अपकेंद्रीय बल जो था वो mv² बटा mv² बटा R कैलकुलेट किया गया। mv² बटा R अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल Z² बटा R²। ये दोनों जो बल हैं वो परिमाण में बराबर हैं और दिशा विपरीत है, तो इसका मतलब ये दोनों बल इक्वल हैं। तो Z² बटा R² बराबर mv² बटा R से R कैंसिल हो गया, देन mv² इज इक्वल टू ZE² अपॉन R। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv², ये हमारी गतिज ऊर्जा है। और आप देखिए गतिज ऊर्जा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ½ mv² का मान अभी आपने निकाला ZE² बटा R। ये जो रूप है ये परमाणु क्रमांक और आवेश के साथ है, तो इसके जगह हम mv² की जगह रख देंगे ZE² अपॉन R। तो इसका मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, ZE² बटा 2R, ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होती है बेटा, जो कैलकुलेट की गई है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो गतिज ऊर्जा की दुगनी होती है। दुगनी का मतलब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुणा गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा की 2 गुनी होती है। ये कैलकुलेट की जा चुकी है, तो इस गतिज ऊर्जा की जगह हम यही रख दें ZE² बटा 2R। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ZE² अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में हम माइनस भी लगाते हैं। माइनस के केवल इस बात को बताता है कि स्थितिज ऊर्जा के कारण जो परमाणु की ऊर्जा में कमी आती है, यहाँ ऊर्जा की कमी को जो ये माइनस साइन है वो शो करता है। और यदि हम कुल ऊर्जा निकालें, कुल ऊर्जा का मतलब है हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दें, तो जो ये माइनस में ZE² बटा 2R प्राप्त होगा, ये कुल ऊर्जा है।